अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर हम बात करते हैं। परमाणु से संबंधित कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक हमें ले जाती है। वन बाय वन इन पर बात करें। फर्स्ट वन, समस्थानिक, आइसोटॉप्स। क्या है आइसोटॉप्स? तो एक इजी सा कंसेप्ट, किसी भी तत्व के ऐसे परमाणु हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है। तो द्रव्यमान संख्या में भिन्नता वाले ऐसे एक ही तत्व के परमाणुओं को हम नाम दिया करते हैं समस्थानिक। उदाहरण की बात करें तो कार्बन के ये 3 समस्थानिक C12, C13, C14, इन तीनों में परमाणु क्रमांक 6 बट द्रव्यमान संख्या में भिन्नता है। इसी तरह से हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। रिप्रेजेंटेशन का तरीका 1H1, 1H2, 1H3। 1H3 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अब कंसेप्ट वाइज देखें तो परमाणु क्रमांक समान है। समान है मतलब प्रोटियम की बात करें तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता और द्रव्यमान संख्या 1 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, दैट इज 1। ड्यूटेरियम की बात करें तो अगेन परमाणु क्रमांक 1 है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है। इट मीन्स इट कंटेन्स 1 न्यूट्रॉन। तो 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या का मान हुआ 2। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या में भिन्नता। ट्राइटियम की बात करें तो अगेन परमाणु क्रमांक 1 है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और द्रव्यमान संख्या 3 है, मींस न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 2। तो समस्थानिकों का जो डेवलपमेंट है वो एक इजी कंसेप्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यहां प्रोटॉन की संख्या में समानता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता की वजह से ही इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं और इन्हीं समस्थानिकों के कारण हम परमाणु भार को जब कैलकुलेट करते हैं तो किसी तत्व में समस्थानिक की प्रचुरता को यहां पर फोकस किया जाता है और इसी आधार पर एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज परमाणु भार। परमाणु भार किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार है एक्चुअली। तो इस औसत भार तक पहुंचने का तरीका क्या होगा? तो कंसेप्ट वाइज सिंपल ही है बट इस प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सपोज एक तत्व है, उसके 3 समस्थानिक हैं Y1, Y2, Y3 और इन 3 समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याएं या हम कहें भार क्रमशः हैं A1, A2, A3। तो A1, A2, A3 इनके भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्याओं का प्रदर्शन। अब प्रकृति में इसे चेक किया, उस पर्टिकुलर तत्व के सैंपल में इनके पाए जाने की प्रतिशतता कह लें, प्रायिकता कह लें या अनुपात, जिस भी फॉर्म में डाटा आपको गिवन है अकॉर्डिंगली हम काम में ले सकते हैं। लेकिन इस प्रतिशतता या अनुपात को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1, x2, x3 से। तो द्रव्यमान संख्या A1, A2, A3 और इनकी प्रतिशतता या अनुपात x1, x2, x3। देन ऐसे सिचुएशन में औसत परमाणु भार कैलकुलेशन करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला डेवलप हो गया। देखिए जरा, औसत परमाणु भार हम रिप्रेजेंट करेंगे A1 इंटू x1, तो इस पहले समस्थानिक Y1 का कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस A2 इंटू x2 Y2 का कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस A3 इंटू x3 Y3 का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इन सभी समस्थानिकों के कंट्रीब्यूशन को हमने फॉलो किया, न्यूमरेटर टर्म की फॉर्म में ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल परसेंटेज को फॉलो कर ले या टोटल अनुपात का योग हमने प्रदर्शित किया। देन इस अनुपात की मदद से हम औसत परमाणु भार की गणना कर सकते हैं। देखिए जरा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल की मदद से बात कर ले। क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 होता है बट ये 2 मुख्य समस्थानिकों के रूप में प्रकृति में मौजूद है। तो क्लोरीन के किसी सैंपल को चेक करेंगे, देन क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वहां उपस्थित है। प्रायिकता और अनुपात को फॉलो करें तो हम इस प्रकृति में उपस्थित सैंपल को एनालाइज किया हमने
और वी गॉट कि प्रायिकता रेशो जो है 75% इज टू 25%, मतलब क्लोरीन 35 उस पर्टिकुलर क्लोरीन के सैंपल में 75% अबंडेंस के साथ है, जबकि क्लोरीन 37 का अबंडेंस 25% है। या ऐसा कहें, इसे ही अनुपात के रूप में हम सरल बना लें तो इट इज इन 3:1 रेशो। तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्लोरीन के किसी सैंपल में 3:1 के रूप में उपस्थित हैं। अब औसत परमाणु भार की गणना करनी है, तो काम सिंपल सा ही हो गया। क्लोरीन के लिए जो समस्थानिक क्लोरीन 35, इसका द्रव्यमान संख्या हमने कहा 35 और x1 दैट इज 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 37 और अनुपात अकॉर्डिंगली 1। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर टर्म। डिनोमिनेटर हो गया x1 प्लस x2 दैट इज 3 + 1 4, और सॉल्व करने पर बात क्लियर है। क्लोरीन का औसत परमाणु भार हमें मिला 35.5। तो ये जो भिन्नात्मक परमाणु भार का कंसेप्ट है, ये भी किसी तत्व के सैंपल में समस्थानिकों की मौजूदगी के कारण डेवलप हुआ। तो परमाणु भार की कैलकुलेशन में इस समस्थानिक कंसेप्ट का हमने उपयोग कर लिया। देखिए जरा, इसे ही एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। औसत परमाणु भार की कैलकुलेशन पर आधारित ये एक सिंपल सा प्रश्न। एक तत्व M है, उसके 3 समस्थानिक हैं, जिनके समस्थानिक भार क्रमशः 10, 11, 12 दिए गए हैं। यदि इनके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता क्रमशः 85%, 10% और 5% है, तो M का, उस तत्व का औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो काम सिंपल सा हो गया। देखिए जरा, औसत परमाणु भार का फॉर्मूला हमारे पास है ही, A1 इंटू x1, A2 इंटू x2, A3 इंटू x3 ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर बना, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3। तो कंसेप्ट सिंपल सा है, अप्लाई करते हैं। A1 पहले समस्थानिक का भार 10 इंटू 85, परसेंटेज अबंडेंस को हमने x1, x2, x3 की फॉर्म में यूज कर लिया है। दूसरा समस्थानिक भार द्रव्यमान संख्या 11 इंटू 10% अबंडेंस के साथ है। तीसरा समस्थानिक 12 और परसेंटेज अबंडेंस 5, देन 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 85, 10 और 5 तीनों का सम। सॉल्व करते हैं। 850, 110, 60 डिवाइडेड बाय 100 और फाइनली वी गॉट 10.2। इसका औसत परमाणु भार हमको प्राप्त हुआ। इन दिस वे सिंपल कैलकुलेशन फॉलो की जा सकती है। एक और प्रश्न देखते हैं। एक तत्व Y का औसत परमाणु भार है 41.8। तो इस बार इस पर्टिकुलर तत्व के औसत परमाणु भार के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यदि यह दो समस्थानिकों Y40 और Y42, दो भिन्न द्रव्यमान संख्याओं वाले समस्थानिक हैं, के रूप में अस्तित्व में है, तो प्रकृति में इनके पाए जाने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। प्रतिशतता क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो अगेन कंसेप्ट इज द सेम। औसत परमाणु भार हमको दिया गया है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। औसत परमाणु भार 41.8 दैट इज इक्वल्स टू A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2। दो समस्थानिक हैं, A1, A2 की वैल्यू हमको दी गई है। A1 की वैल्यू है हमारे पास 40 और A2 का वैल्यू है 42। तो इन्हें यूज कर लेंगे। x1, x2 का कैलकुलेशन हमको करना है। तो देखिए जरा, कंसेप्ट वाइज प्रतिशत के रूप में ये डाटाज हमसे पूछे गए हैं। तो क्या मीनिंग हुआ, सपोज इस समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, हमने कह दिया इसका परसेंटेज है x, लेट इट इज x। देन 42 द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिक के लिए प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 100 माइनस x। इन दिस वे हम इन x1, x2 की वैल्यूज को अपनी कैलकुलेशन में काम में ले लें। देखिए जरा, औसत परमाणु भार 41.8, समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 दिया गया है, 40 इंटू x, ये हो गया A1 इंटू x1। 42
द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिक के लिए x2 का वैल्यू 100 माइनस एक्स, इट इज हियर, डिवाइडेड बाय x प्लस 100 माइनस एक्स, दैट इज 100। सॉल्व कर लेते हैं। 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4180, it is 40x, it is 4200 minus 42x, and we got 2x equals to 20, x is finally 10%। तो x का वैल्यू हमको मिल गया है 10%, मतलब जो हल्का समस्थानिक है, द्रव्यमान संख्या 40 है, उसका परसेंटेज अबंडेंस हुआ 10%, और जो भारी समस्थानिक है, द्रव्यमान संख्या 42 वाला, उसके लिए परसेंटेज अबंडेंस 90%। इन दिस वे हम औसत परमाणु भार की मदद से भी ये कैलकुलेशन आसानी से कर पा रहे हैं। तो इजी एग्जांपल्स की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये तो हुई हमारी पहली परिभाषा, समस्थानिक, उससे संबंधित औसत परमाणु भार की कैलकुलेशंस। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग इजी टर्म्स और हैं। नेक्स्ट वन, समभारिक, आइसोबार्स, नाम से ही क्लियर है, ये भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु हैं जो द्रव्यमान संख्या में तो समान हैं, बट परमाणु क्रमांक में इनमें भिन्नता रहेगी। भिन्न तत्वों के परमाणु हैं तो परमाणु क्रमांक भिन्न, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे परमाणुओं को हम नाम दिया करते हैं समभारिक। तो ये समभारिक एग्जांपल्स सिंपल से 1H3 और 2He3, हमने हाइड्रोजन और हीलियम के दो परमाणु पॉइंट आउट किए। देखिए जरा, द्रव्यमान संख्या दोनों में समान और परमाणु क्रमांक में भिन्नता है। बात उस ऑब्जर्वेशन की ही है। 1H3 की बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक एक, न्यूट्रॉन इस ट्राइटियम परमाणु में 2 हैं। द्रव्यमान संख्या P+N, दैट इज 3। दूसरी तरफ हीलियम के इस परमाणु को देखें तो परमाणु क्रमांक 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या 1। अगेन द्रव्यमान संख्या फिर से 3। तो समान द्रव्यमान संख्या, भिन्न परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणुओं को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज आइसोबार्स, समभारिक इन्हें कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखें तो ये पोटेशियम का एक परमाणु K40 और कैल्शियम के इस परमाणु के साथ समभारिक रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए जरा, पोटेशियम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 19 ईच और न्यूट्रॉन की संख्या 40 माइनस 19, दैट इज 21। द्रव्यमान संख्या का वैल्यू हुआ 40। कैल्शियम के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 20 ईच, न्यूट्रॉन की संख्या 20, यहां भी द्रव्यमान संख्या 40। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ समान द्रव्यमान संख्या वाले उस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। ये भी एक समभारिक युग्म है। ठीक, इन दिस वे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे बढ़े, थर्ड वन, आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ये भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर n-p वैल्यू पर हमारा फोकस रहेगा। n-p डिफरेंस जो है वो समान होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान है तो ऐसे परमाणुओं को हम आइसोडायाफर्स कहेंगे। देखिए जरा, एक एग्जांपल से बात क्लियर करते हैं। पहले B11 और C13 दो परमाणु हैं, बोरोन और कार्बन के। परमाणु क्रमांक 5 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 5 ईच और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 6। n-p का वैल्यू हो गया 1। दूसरी तरफ C13 की बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 ईच, न्यूट्रॉन का नंबर हुआ 13 - 6, 7। अगेन वी गॉट द सेम डिफरेंस ऑफ n-p 1। इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। B11 और C13 इस कनेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इन्हें कह देना चाहिए आइसोडायाफर्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देखें, N15 और F19 दो भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। N15 की बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 7 ईच, न्यूट्रॉन का नंबर 15 - 7, 8। n-p वैल्यू हो गई 1।
F19 को चेक करें, परमाणु क्रमांक 9 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर 9 ईच, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर हुआ 10, 19 माइनस 9, और n माइनस पी का वैल्यू हुआ अगेन 1। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इस कॉमन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी आइसोडायफर के रूप में हम पहचान लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखें। नंबर 4, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज की फॉर्म में हम इन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। नाम भी क्लियर है, भिन्न तत्वों के ये ऐसे परमाणु हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉन समान, आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक हमने कह दिया। 1H3 और 2He4 हाइड्रोजन और हीलियम के ये दो परमाणु हमने मेंशन कर दिए हैं। देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1H3 में 1 ईच, न्यूट्रॉन का नंबर 2, 2He4 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 2 ईच, न्यूट्रॉन का नंबर भी 2, न्यूट्रॉन सेम, हमने इन्हें नाम दे दिया सम न्यूट्रॉनिक, तो आसानी से पहचान पाएंगे। 5th वन, आइसोस्टर्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ऐसे अणु हैं जो परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या रखते हैं, परमाणु और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो ऐसी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए जरा, एटम्स का नंबर दोनों में चेक करें। कार्बन 1, 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 परमाणु मौजूद हैं। N2O की बात करें, 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, अगेन 3 परमाणु मौजूद हैं। तो परमाणुओं की संख्या समान। इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल इस अणु में हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। N2O की बात करें तो 2 नाइट्रोजन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, अगेन वी हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु भी बराबर संख्या में और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान। ऐसी स्पीशीज को हमने नाम दे दिया आइसोस्टर्स। ठीक, देन द लास्ट वन, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, अगेन आसानी से पहचान में आ जाएंगे। ऐसे परमाणु, अणु या आयन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होने चाहिए। क्लोराइड और ऑर्गन को चेक करें। क्लोराइड, क्लोरीन परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18। ऑर्गन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन दिस न्यूट्रल एटम। सिमिलरली वाटर और अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो इन दोनों अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन संख्या वाली ये स्पीशी हो गई, अणु हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चेक किए, वी गॉट 10 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये भी 10-10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी इनको कह दिया जाए। ये हुआ हमारा डेफिनेशंस का काम कंप्लीट। ठीक, छोटे छोटे ये टर्मिनोलॉजी, इनकी मदद से कुछ इजी क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अब परमाणु संरचना में बात आगे बढ़ाते हैं। प्रारंभिक तौर पर हमने थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की बात की। अब समय के साथ साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स डेवलप हुए जिनसे बोर के परमाणु प्रतिरूप के विकास में मदद मिली। 2 इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैत प्रकृति। तो इस दौरान विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित कंसेप्ट्स पहचाने गए और किस तरह से ये परमाणु के क्षेत्र में योगदान कर सकेंगे, उस पॉइंट को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात, समय के साथ साथ स्पेक्ट्रम से संबंधित ज्ञान डेवलप हुआ, वो जानकारियां प्राप्त हुई। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, जिसे अगर क्वांटीकृत इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, जो क्वांटीकृत इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हैं, इस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके समझा जाए तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकेगा। ऐसा कंसेप्ट सामने आया, ये जानकारी प्राप्त हुई। इन दिस वे ये 2 ऐसे कंसेप्ट्स रहे जिनकी मदद से नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने
परमाणु प्रतिरूप का डेवलपमेंट कर लिया। वन बाय वन इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स की पहले बात करते हैं। फर्स्ट वन, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण ऊर्जा। नाम से ही क्लियर होता है, जब भी किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो ये तरंगों के रूप में स्थानांतरण होता है और इन्हीं तरंगों को हम नाम दिया करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा इसे कह दिया जाता है। तो ऊर्जा का तरंगों के रूप में स्थानांतरण, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहचान लिया गया। इन तरंगों की बात करें तो यहां विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं। लाइक दिस, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग इस दिशा में प्रोपोगेट कर रही है तो विद्युत क्षेत्र का घटक ऊपर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र का घटक जस्ट लंबवत सामने की तरफ। इन दिस वे ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। प्रसार इस दिशा में, विद्युत घटक ऊपर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र इस प्लेन से लंबवत 90 डिग्री पर, तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं। इसी वजह से जब इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं और प्रसार की दिशा के भी ये परस्पर लंबवत रहते हैं, तो तरंग के रूप में ऊर्जा का ये जो स्थानांतरण है इसे विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया गया। ये तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। इनके द्वारा जब ऊर्जा का स्थानांतरण है तो इस विकिरण ऊर्जा के स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और एग्जाम्पल्स के रूप में कई सारे नाम आपके समक्ष हैं। रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रेज अवरक्त तरंगे, विजिबल दृश्य तरंगे, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्म में एक्स किरण आदि, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही उदाहरण हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन को हमने फॉलो भी किया है। एक्स अक्ष की दिशा में अगर तरंग का प्रोपगेशन आप देख रहे हैं तो जेड एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को फॉलो किया, वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को प्रदर्शित किया। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और ये दोनों तरंग के गमन की दिशा के लंबवत। विद्युत चुंबकीय तरंग का ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। नाउ जब तरंग गति की बात कर रहे हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन में जनरल आइडिया हमारे पास है ही। तरंग का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, इन बिंदुओं को हम पहचानते हैं आसानी से। माध्य स्थिति से तरंग का ये ऊपरी अधिकतम आयाम वाला बिंदु, इसे नाम दे दिया जाता है क्रेस्ट, श्रृंग। तो अधिकतम विस्थापन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन दैट इज ट्रफ, गर्थ इसे कह दिया जाता है। तो तरंग का सबसे ऊपर वो मैक्सिमा श्रृंग और निम्नतम बिंदु गर्थ। वेव मोशन में हम इन पॉइंट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आफ्टर दैट तरंग से संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज कर लेने हैं। तो एक संक्षिप्त जानकारी इसके बारे में भी। फर्स्ट वन, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं और पहचानना इजी है। दो निकटतम श्रृंगों या दो निकटतम गर्तों के मध्य की दूरी, दो निकटतम श्रृंगों के मध्य की दूरी या दो गर्तों के मध्य की दूरी, इसी को हमने तरंग दैर्ध्य कह दिया। एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, कई सारे मात्रक हैं जो इसके प्रदर्शन में हम काम में लेंगे और ये इंटर कन्वर्जन्स हमारे अच्छे कंट्रोल में है ही। एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर का रिप्रेजेंटेशन है और एक सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के बराबर है। तो ये सभी अंतर परिवर्तन हम टाइम टू टाइम इस चैप्टर में काम में लेते रहेंगे। फर्स्ट टर्म हुई लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। नंबर 2, तरंग संख्या।
इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, इसी को हम न्यू बार तरंग संख्या के रूप में पहचान लें। तरंग दैर्ध्य का रेसिप्रोकल है, 1 लैम्डा के बराबर है, इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स एक नॉर्मल यूनिट के रूप में हम इसे काम में लेंगे। थर्ड वन, आवृत्ति। जब तरंग गति को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तो तरंग गति को जब हम ऑब्जर्व करें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फोकस रहा, 1 सेकंड में उस एक बिंदु से कितनी तरंगें गुजरती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। न्यू से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक की बात करें तो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स या सीपीएस, साइकिल पर सेकंड के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, आवृत्ति, तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य, कुछ बेसिक टर्म्स हो गई। आफ्टर दैट फोर्थ वन, आवर्तकाल, समय काल। टी, किसी भी तरंग द्वारा एक बिंदु से गुजरने में लगा समय, इसी को हमने आवर्तकाल या टाइम पीरियड कह दिया। तरंग गति के दौरान हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और 1 सेकंड में कितनी तरंगें एक बिंदु से गुजरती हैं, उसको हमने आवृत्ति कहा। इसी आवृत्ति का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, उसको कह दिया आवर्तकाल। मीनिंग हुआ एक बिंदु से एक तरंग द्वारा गुजरने में लगा समय, इसको नाम दे दिया आवर्तकाल। सेकंड में ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक, इन दिस वे ये 4 बेसिक टर्म्स। आफ्टर दैट वेग, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, इसी को तरंग का वेग हमने कह दिया। जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम सामान्यतः सी इसके लिए टर्म यूज कर ले। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से गमन कर रही हैं और इट इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा और लैम्डा बाई टी रिप्रेजेंटेशन वाइज काम में लिया जा सकेगा। आवृत्ति को सी और लैम्डा के साथ कनेक्ट करें तो एक पॉपुलर रिलेशनशिप न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा यूज किया जाता रहेगा। ठीक, सी कांस्टेंट है और हम कह सकेंगे कि दिस सी आवृत्ति तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। कुछ रिलेशंस जो हमने यहां फाइनली कनेक्ट कर लिए हैं, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा या सी इंटू न्यू बार इसको कह दिया जाएगा। न्यू बार 1 लैम्डा के बराबर है, टी 1 न्यू का रिप्रेजेंटेशन है। तो इन सभी सूत्रों का आप ध्यान रखेंगे। आगे जब जरूरत होगी इस चैप्टर में हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम में लेंगे। ठीक, इन दिस वे विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हम एक कंसेप्ट को पिक कर रहे हैं, इसे आगे बोर मॉडल के डेवलपमेंट में काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को इनकी आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में या तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में हमने अरेंज किया। इन दिस वे एक व्यवस्था आप प्राप्त कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को हमने आवृत्ति या लैम्डा के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट में रख दिया है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, 1 बाय 1 हम लोअर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक, और इस अकॉर्डिंग अरेंजमेंट को हमने नाम दे दिया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो दृश्य क्षेत्र, पराबैंगनी और इंफ्रारेड रीजन्स जो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन में हमें प्रयुक्त होते नजर आएंगे, हमने इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को इधर अरेंज कर लिया है। देन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। जब भी किसी एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ऊर्जा का स्थानांतरण है तो हमने कहा ऊर्जा का यह स्थानांतरण तरंगों के रूप में हुआ, हमने उन्हें पहचाना, विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया। लेकिन प्लांक ने एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहां इंट्रोड्यूस किया
क्या कंसेप्ट है कि जब भी किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा अवशोषित की जाएगी या उत्सर्जित की जाएगी। स्थानांतरण में हम दोनों पॉइंट्स को फॉलो करें। तो जब भी एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की बात कर रहे हैं या अवशोषित होने वाली ऊर्जा की बात करें, तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण, उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से नहीं होता। सतत रूप से नहीं होता मतलब क्या? तो कंसेप्ट वाइज एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यूज किया गया कि वस्तु से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स लगातार उत्सर्जित हो रहे हैं और एक तरंग गति को फॉलो करते हुए वो दूसरी वस्तु तक पहुंच रहे हैं। इट मींस जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ ऊर्जा का ये स्थानांतरण सतत रूप से नहीं होगा, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होगा, पैकेट्स के रूप में होगा, और इन पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटम। इन ऊर्जा बंडलों को नाम दिया गया क्वांटम। तो क्वांटम के माध्यम से, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा का स्थानांतरण तरंगों के रूप में होगा, बट ये तरंगे छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में बनी हुई हैं। प्लांक ने ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जब प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण हम फॉलो करेंगे तो इन छोटे ऊर्जा बंडलों को हम नाम दे देंगे फोटोन। लेकिन सामान्य रूप में जब भी हम ऊर्जा स्थानांतरण की चर्चा करें तो क्वांटम की मदद से यह ऊर्जा का स्थानांतरण फॉलो किया जाएगा। तो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इस जगह पर क्वांटीकरण के रूप में यूज किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्थानांतरण की जब बात कर रहे हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, तो अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ कि ऊर्जा के इन पैकेट्स की ऊर्जा को कैलकुलेट करना है तो किस तरह से रिलेट किया जाए। प्लांक ने इस जगह पर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जो भी क्वांटम के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा है वो उस पर्टिकुलर ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती है। E is proportional to, directly proportional to frequency nu. E is proportional to nu. जो ऊर्जा विकिरण के माध्यम से हम ऊर्जा का स्थानांतरण देख रहे हैं, ऊर्जा विकिरण में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। प्रत्येक पैकेट या क्वांटम की ऊर्जा उस विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती है। समानुपाती चिन्ह को रिमूव किया, वी गॉट ए कांस्टेंट h। E इक्वल्स टू एच न्यू हमने कह दिया। h क्या है? तो ये एक समानुपाती स्थिरांक के रूप में हमने प्रयुक्त किया है। इसे प्लांक स्थिरांक नाम दे दिया जाए और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। मोस्टली हम इस MKS यूनिट को यूज करते हैं। किलो जूल सेकंड के रूप में प्रदर्शित करें तो 10⁻37 बोल दिया जाएगा। ऊर्जा का छोटा मात्रक अर्ग काम में लेते हुए इसे रिप्रेजेंट करें तो इट इज 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकंड। तो जब भी संख्यात्मक प्रश्नों में जरूरत रहेगी हम इसे काम में लेंगे। चलिए, ये तो बात हुई प्लांक स्थिरांक की। E बराबर एच न्यू, और जैसा हम कह रहे हैं न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। इट मीन्स E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन दोनों को ही हमने आगे काम में लेना है अपनी कैलकुलेशंस में। तो E इक्वल्स टू एच न्यू या E इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा को हम काम में ले रहे हैं। यहीं से हम आसानी से समझ भी पा रहे हैं कि H प्लांक स्थिरांक है, C प्रकाश का वेग है एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में। जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इन्हें इस इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन में ले आए। हम कह सकेंगे क्वांटम की जो ऊर्जा है वो उस पर्टिकुलर विकिरण की तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगी। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इट मीन्स अगर लैम्डा उस पर्टिकुलर विकिरण के लिए बढ़ रहा है तो ये ऊर्जा में कमी का संकेत है। लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो उस विकिरण से संबंधित ऊर्जा की वैल्यू
अधिक रहने वाली है। तो ऊर्जा इस तरंग दैर्ध्य के साथ व्युत्क्रम रूप में कनेक्टेड है। इन दिस वे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में ऊर्जा बंडलों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण समझा दिया गया। आफ्टर दैट इसी कंसेप्ट को हम ऊर्जा स्थानांतरण के टर्म्स में आगे बढ़ाएं तो एक और छोटा पॉइंट है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जब स्थानांतरित ऊर्जा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कितना टोटल स्थानांतरण हुआ, कुल स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी, देन इट इज कंप्लीट टोटल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, एक क्वांटम की ऊर्जा गुणा नंबर ऑफ क्वांटम। तो नंबर ऑफ क्वांटम को हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब भी कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर टोटल स्थानांतरित ऊर्जा को हमें कैलकुलेट करना है तो हम n क्वांटम की ऊर्जा को कैलकुलेशन में यूज करेंगे। E इक्वल्स टू एन एच न्यू, इस फॉर्मूला को काम में ले लिया जाए। न्यू इज c बाय लेमडा, तो इट कैन बी रिटन एन एच सी बाय लेमडा। 1 अपॉन लेमडा को हमने न्यू बार लिखा है, तरंग संख्या, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एच सी न्यू बार। तो जब भी जरूरत होगी प्रश्न की अकॉर्डिंगली हम इन सूत्रों का उपयोग कर सकेंगे। एक शॉर्टकट और फॉलो करें। कभी हो सकता है ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में प्रदर्शित की गई हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकेंगे। ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में हमें कैलकुलेट करना है और तरंग दैर्ध्य का मान उस विकिरण के लिए दिया गया है, तो 12400 12400 न्यूमरेटर के रूप में काम में लेंगे और डिनोमिनेटर इज लैम्डा जिसे एंगस्ट्रम यूनिट के साथ प्रयुक्त किया जाए। तो हम इस फॉर्मूला का भी जरूरत के हिसाब से उपयोग कर सकेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब जो भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, उन पर बात करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। फर्स्ट वन, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य युक्त विकिरण की आवृत्ति तथा तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, सिंपल सा प्रश्न है। विकिरण की लैम्डा तरंग दैर्ध्य दी गई है, आवृत्ति और तरंग संख्या का कैलकुलेशन करना है। आवृत्ति न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, सिंपल सा फॉर्मूला। सी प्रकाश का वेग, लैम्डा का वैल्यू दिया गया है। तरंग संख्या न्यू बार, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का व्युत्क्रम है, सिंपल कैलकुलेशन हो गई। देखिए जरा, फर्स्ट पॉइंट, हम लैम्डा का वैल्यू तो प्रश्न में दिया गया है, आवृत्ति की कैलकुलेशन करें तो न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एमकेएस यूनिट को हम काम में ले रहे हैं। लैम्डा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम इज 10⁻10 मीटर। तो अगेन इन्हें यूज कर लिया हमने, सिंपल सा कैलकुलेशन, और वी गॉट 1/2 × 10⁻15, रीअरेंज किया, वी गेट 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज या प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड में ये आवृत्ति का मान मिला। तरंग संख्या की बात करें तो न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 6000 × 10⁻10 मीटर। सॉल्व किया, वी गॉट 0.167 × 10⁻7 और फाइनली 1.67 × 10⁻6 मीटर इनवर्स मात्रक के साथ ये वैल्यू हमको मिला, तरंग संख्या का मान। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। प्लांक स्थिरांक का मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड आपको दिया गया है। प्रकाश के वेग का मान 3 × 10⁻17, मात्रक का ध्यान रखें, नैनोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड है। तो 6 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स
आवृत्ति के प्रकाश के क्वांटम के लिए तरंग दैर्ध्य का नैनोमीटर में मान क्या होगा, कैलकुलेट करना है। तो प्रश्न क्लियर है। लैम्डा का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, आवृत्ति न्यू का वैल्यू दिया गया है, एच और सी की भी वैल्यूज साथ में हैं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला पिक करें, न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। आवृत्ति की वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स। प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड है, तो उसी यूनिट को फॉलो करें और लैम्डा का कैलकुलेशन हमें करना है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी गेट 50 नैनोमीटर एज वेवलेंथ। तो यहां इस प्रश्न में प्लांक स्थिरांक का मान दिया है, उसका कोई यूज नहीं है। ऊर्जा की कैलकुलेशन की जरूरत होती तो हम इसे काम में लेते। तो हो सकता है कभी प्रश्न में कैलकुलेशन वाइज ऐसे फॉलो करना रहे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट वन, एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। फोटोन मींस जब प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण हम फॉलो कर रहे हैं तो ऊर्जा के उन छोटे पैकेट्स को, बंडल्स को हमने नाम दिया फोटोन। तो एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 3000 एंगस्ट्रम है, तो इसकी ऊर्जा जूल मात्रक में ज्ञात कीजिए। ऊर्जा कैलकुलेट करनी है और लैम्डा गिवन है, तो काम सिंपल सा हुआ, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। जूल में हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए जरा, ऊर्जा का सूत्र एच सी बाई लैम्डा और एच और सी की वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की हैं। 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकंड मात्रक के साथ प्लांक स्थिरांक का ये मान। सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा 3000 एंगस्ट्रम है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, देन कैलकुलेट किया, वी गॉट 6.62 इंटू 10⁻19 जूल। तो ऊर्जा का जूल में ये मान हमको मिल गया। तो सिंपल कैलकुलेशन हुई। नेक्स्ट वन, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य युक्त विकिरण की ऊर्जा E है, तो 3E, इससे 3 गुना ऊर्जा, 3E ऊर्जा युक्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर विकिरण की ऊर्जा E है, लैम्डा इज गिवन 6000 एंगस्ट्रम, और ऊर्जा 3E है, तो नया लैम्डा क्या होगा, उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो सिंपल कंपैरिजन है, ऊर्जा के 2 मान हैं और 2 वेवलेंथ के बीच वो कंपैरिजन हमको फॉलो करना है। तो बात सिंपल सी है, देखिए जरा, फॉर्मूला हमने काम में ले लिया, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच और सी कांस्टेंट वैल्यू है, तो E लैम्डा के व्युत्क्रम क्रमानुपाती है। इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया है। E1 अपॉन E2 का वैल्यू होगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 हमें कैलकुलेट करना है, लैम्डा 1 का वैल्यू दिया गया है। चलिए, E1 E2, E और 3E है, लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, लैम्डा 1 इज 6000 एंगस्ट्रम। यहां हम मात्रक में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लैम्डा भी एंगस्ट्रम यूनिट में ही प्राप्त करना है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी गॉट लैम्डा 2 का जो वैल्यू मिला 2000 एंगस्ट्रम के बराबर होगा। ठीक, तो ये भी इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 विकिरणों की ऊर्जाएं E1 और E2, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 और E2 के मान दिए गए हैं। इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगेन सिंपल कंपैरिजन यहां भी है, E1 अपॉन E2 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के बराबर होगा। अब ऊर्जा के मानों को यूज कर लिया है, तो संख्यात्मक मान दिए गए हैं 25 और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
λ1 और λ2 का रेशो आपसे पूछा गया है, तो λ2 अपॉन λ1 दैट इज 1:2। तो सिंपल सी कैलकुलेशन। एक और प्रश्न देखिए, एक फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में आपको ज्ञात करनी है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर है। तो अब लैम्डा नैनोमीटर में दी गई है और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला याद आता है, जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट के साथ है तो लैम्डा को हमने एंगस्ट्रम इकाई के साथ यूज किया था, तो उस कन्वर्जन का हमें ध्यान रखना है। बस ये 700 नैनोमीटर एंगस्ट्रम यूनिट में हम कन्वर्ट कर ले तो हम अपना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। देखिए, ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट 12400 न्यूमरेटर अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रम में, तो 700 नैनोमीटर को हमने एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 7000 एंगस्ट्रम, और इसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट किया, वी गॉट द रिजल्ट 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक, एक और प्रश्न देखें। एक निश्चित ऊर्जा विकिरण के 3 × 10⁻18 फोटॉन्स हैं। इनके द्वारा कुल 1.5 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य मीटर में ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझे, 1.5 जूल ऊर्जा का टोटल प्रोडक्शन है, उसके लिए कितने फोटोन की जरूरत लगी? 3 × 10⁻18 फोटोन, और एक फोटोन की लैम्डा मीटर यूनिट में हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला प्रॉपर हम सेलेक्ट करें। टोटल एनर्जी, फोटोन का नंबर है, लैम्डा के साथ कनेक्शन चाहिए, देन इट इज इक्वल्स टू NHC अपॉन लैम्डा। लैम्डा का कैलकुलेशन करना है तो NHC अपॉन E, सिंपल रीअरेंजमेंट। N का वैल्यू, फोटोनों का नंबर हमको दिया है 3 × 10⁸, 6.62 × 10⁻34 प्लांक स्थिरांक का वैल्यू हुआ। C का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ऊर्जा जूल यूनिट के साथ है 1.5 जूल। सॉल्व किया, वी गॉट द रिजल्ट 3.972 × 10⁻17 मीटर। तो हम आसानी से तरंग दैर्ध्य का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। कुल ऊर्जा स्थानांतरण को इसमें यूज किया है प्रश्न में। ठीक, एक और प्रश्न देखें। एक 60 वॉट के सोडियम लैंप द्वारा 10 घंटे में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि विकिरण की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रम है। तो अब हमने इस बल्ब की, इस लैंप की पावर को, शक्ति को यूज किया है। पावर यहां 60 वॉट दिया गया है और 10 घंटे तक इस लैंप को ऊर्जा उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त किया गया है। टोटल उत्सर्जित फोटोन कितने हैं यह कैलकुलेट करना है, और लैम्डा जो इस लैंप की क्षमता के अकॉर्डिंगली तरंग दैर्ध्य है, उस उत्सर्जित विकिरण की लैम्डा 6000 एंगस्ट्रम दी गई है। क्वेश्चन क्लियर? देन चलिए, पावर दी गई है 60 वॉट, समय दिया गया है 10 घंटे का। इसे हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। 60 वॉट मींस 60 जूल पर सेकंड। इस पावर के फॉर्मूला को हमने यूज किया। तो टोटल उत्सर्जित ऊर्जा 10 घंटे के दौरान कितनी हुई? तो पावर इज 60 और टाइम हमने सेकंड में यूज कर लिया है। तो ये टोटल उत्सर्जित ऊर्जा की वैल्यू हमको मिल गई है और लैम्डा के साथ इसको कनेक्ट कर लिया। E इज इक्वल्स टू NHC बाय लैम्डा। हमें अब फोटोनों की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला वाइज थोड़ा मॉडिफाई किया। नंबर ऑफ फोटोन N का वैल्यू होगा E इंटू लैम्डा अपॉन HC।
ऊर्जा का मान हमको यहां मिल गया है, हमने लास्ट में ही सॉल्व करना है। 60 इंटू 10 इंटू 3600, तो ये ऊर्जा का टोटल वैल्यू जूल में, इंटू लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये 6000 इंटू 10 की घात -10, डिवाइडेड बाय h प्लांक स्थिरांक का वैल्यू MKS यूनिट में, c प्रकाश का वेग। तो प्रॉपर यूनिट्स के साथ हमने फॉलो किया, बस इसे सॉल्व करना है। एंड सॉल्यूशन 6.52 10⁻24 फोटोन हमें टोटल कैलकुलेटेड दिखाई देते हैं। तो इन दिस वे हम लैंप के द्वारा 10 घंटे में उत्सर्जित कुल फोटोनों की संख्या प्राप्त कर पा रहे हैं। तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, इन्हें फॉलो करना है और इसी तरह के सरल प्रश्नों के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक गैस 300 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के फोटोन का अवशोषण करती है, लेकिन जब ऊर्जा का उत्सर्जन किया तो 2 विकिरणों का उत्सर्जन हुआ। इनमें से एक उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य दी गई है 400 नैनोमीटर और दूसरे विकिरण की तरंगदैर्ध्य कैलकुलेट करनी है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर? तो गैस ने 300 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का फोटोन अवशोषित किया और इस अवशोषित ऊर्जा को 2 फोटोनों के रूप में उत्सर्जित किया है। एक की लैम्डा गिवन है, दूसरे की लैम्डा कैलकुलेट करनी है। तो काम सिंपल सा ही है। देखिए, अवशोषित ऊर्जा विल बी इक्वल्स टू उत्सर्जित ऊर्जा, दोनों बराबर। अवशोषित ऊर्जा के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया E, कैपिटल E, दैट इज hc बाय लैम्डा, और 2 विकिरणों का उत्सर्जन हुआ है तो दोनों की ऊर्जाएं E1 और E2 से रिप्रेजेंट कर दी हैं। E1 विल बी hc बाय लैम्डा 1 और E2 विल बी hc बाय लैम्डा 2। तो बस सिंपल कैलकुलेशन, hc कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हुआ, वी गॉट 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो फाइनली हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया गया था, तो लैम्डा का वैल्यू 300। पहला फोटोन 400 नैनोमीटर वेवलेंथ का उत्सर्जित हुआ है, देन लैम्डा 1 इज 400। लैम्डा 2 का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन है बस 1/300, ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, -1/400 और इसे सॉल्व करना है। तो लैम्डा 2 का जो फाइनल वैल्यू मिला दैट इज 1200 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है।